बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली किसी भी वैस्कुलर टिश्यू का जो रिस्पॉन्स इंजरी को होता है, आप कह सकते हैं वो इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट होती है। हाँ, एक्यूट का मतलब है कम ड्यूरेशन की होगी। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में याद रखेगा कि आपको पस मिलेगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जिसमें आ रहे होते हैं तो पस आपको मिल सकती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन को डायग्नोस आप किस अंदाज में करेंगे, सबसे पहले मैं ये बता दूं। ट्रिगर्स मैंने आपको बता दिया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन बेसिकली ट्रॉमा की वजह से हो सकती है। सम टाइम इन्फ्लेमेशन इस वजह से भी होती है कि वाल ऑफ करने के लिए एरिया ऑफ इन्फेक्शन को, जिसको एब्सेस आप कहते हैं। सम टाइम इन्फ्लेमेशन इसलिए होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन कि वो फॉरेन बॉडी आई होती है उस वजह से, या सम टाइम नेक्रोसिस हुई हो ना बॉडी में, तब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि उस जो डेड टिश्यू है उसको रिमूव करने के लिए। So you can define acute inflammation. Basically, it is a response to of any vascular tissue, either to a trauma or to remove the dead tissue, dying tissue, या basically to wall off the area of infection. अब होता कुछ इस तरह है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कि हमारे पास इसके 5 कार्डिनल साइंस हैं। मैं चाहता हूँ कि आप डायग्नोसिस को किस अंदाज में करोगे। अगर एक्यूट हिस्ट्री है, लिखा हुआ है कि रेड एरिया, स्वेलिंग है एरिया के अंदर, एरिया बहुत हार्ट हुआ है, पेन है पेशेंट को और फीवर है, ये कुछ खास चीज़ें होती हैं जो आपको एक्यूट में मिलेंगी। क्रोनिक में ऑन द अदर हैंड, क्योंकि वो थोड़ी सी लेट होगी हिस्ट्री, उसमें आपको फाइब्रोसिस मिलेगी, स्कार बने होंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में अब ये जो मैंने साइंस बताए हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, इनको आप कैसे लिंक करते हैं। और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम उसको बेसिक्स के साथ और पैथो के साथ लिंक करें, मेडिसिन में भी साथ। एमआई में क्लासिकल एग्जाम्पल आप पुट इन कर सकते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैं पे को रिलेट करता हूँ। सबसे पहले देखें, जब भी बॉडी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन किस अंदाज में होती है, विद इन मिनट्स के अंदर ही आप कह सकते हैं, विद इन आवर्स जो आपका रिस्पॉन्स होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं: मैस्ट सेल्स डिग्रेनुलेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेशन। ये आप अपने पास लिख लें: मैस्ट सेल्स डिग्रेनुलेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेशन। 24 आवर्स के बाद लिखें न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन होती है, एंड विद इन 2 to 3 डेज मैक्रोफेजेस आते हैं, एंड डेंड्रिटिक सेल्स उस जो पैथोजेंस होगा उसको लेके लिम्फ नोड्स के पास चले जाएंगे। लिम्फ नोड्स हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए, ये जो 3 चीज़ें पहले मैंने बताई, मास सेल डिग्रेडेशन, हमारी ये जो बॉडी है ना, हर जगह कनेक्टिव टिश्यू के नीचे नीचे, पूरी बॉडी में वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है ब्लड वेसल्स के साथ साथ। मास सेल्स सब कनेक्टिव टिश्यू के नीचे पड़े होते हैं, सब एंडोथेलियली, एंडोथेलियम के नीचे बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वहाँ पे मास सेल्स पड़े होते हैं। इसी वजह से आप याद रखिएगा, ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक का रिस्पॉन्स होता है उसमें मास सेल्स डिग्रेनुलेट सबसे पहले करते हैं और हिस्टामिन रिलीज़ होती है, और इसी वजह से वो हिस्टामिन जाके ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एक्ट करती है, तो हम पेशेंट को एपिनेफ्रीन देते हैं इस वजह से, ताकि वो डायलेट हो जाए। बाकी भी रिस्पॉन्स उसके अपोजिट टू डेट वो हम बाद में बताएंगे। अब देखिए, हिस्टामिन जब मास सेल से रिलीज़ हुई तो क्या क्या करेगी हिस्टामिन, जाके आपकी जो आर्ट्रियोल्स होते हैं उसको डायलेट कर देगी, एरिया रेड हो जाएगा, एरिया हॉट हो जाएगा। उसके अलावा पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से एक्सट्रावाजेशन चीज़ों की स्टार्ट, एंडोथेलियम ऐसे डायलेट हो जाएंगे ना, तो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, तो स्वेलिंग हो जाएगी। ये 3 काम कर देगी। नेक्स्ट, फास्फोलाइपेज A2, जिस हर लिपिड बाइलेट हमारी बॉडी में मौजूद है उसमें रेकोडोनिक एसिड पड़ा होता है। जब भी फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेट होता है, वो इन्फेक्शन से हो सकता है। आपको पता है जो हमारे पास ये स्नेक वेनम होते हैं उसके अंदर पड़ा होता है, फास्फोलाइपेज A2 जाके एक्ट करेगा और रेकोडोनिक एसिड ब्रेक हो जाए। आप मोटी सी बात याद रखो 2 चीज़ों में, एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक लाइपोक्स जो लिकोट्राइन्स के अंदर। तो अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगी, वही 3 काम, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिटाइज करते हैं नर्व्स को पेन के लिए। पेन प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं करवाते, सेंसिटाइज करते हैं। करवाता कौन है पेन, वो ब्रेडिकाइनिन करवाता है। मैं बताता हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन के। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, मैं इलादा से एक लेक्चर करूँगा इंशाल्लाह फीवर के ऊपर, सेप्सिस की फीवर सारी चीज़ें। बेसिकली क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जाते हैं हाइपोथैलेमस में, वहाँ पे जाके साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं, सेट पॉइंट रेज हो जाता है, पेशेंट को फीवर भी साथ हो जाता है। और आपको पता है ये जो हम एनएसिड्स देते हैं ये इसी वजह से देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन बनती हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे के थ्रू, हम उसको इनहिबिट करते हैं। इसी तरह लाइपोक्सिजिनेज इनहिबिटर्स भी होते हैं, जिसका ज़ाइलूटीन ड्रग है, या लाइपोक्सिजिन ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स हैं, मोन्टेलिक्वास, ये एस्थमा में यूज़ होती हैं। तो ये सारा इसी इन्फ्लेमेशन पे ही एक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो देखिए आप किस तरह बेसिक्स को फार्मा के साथ लिंक भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कर रहे हैं। ये अब ल्यूकोट्राइन्स भी क्या करेंगे, B4, C4, D4। इसमें B4 याद रखिएगा न्यूट्रोफिल्स की कीमोटैक्सिस करवाता है, C4, D4 बाकी सारे जाके ब्रोंक्यूल्स के ऊपर भी एक्ट करते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एस्थमा में हम इनके इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है।
और फिर उसके बाद ये बाकी ल्यूकोट्राइन्स और ये भी सारी वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ करवा देंगे, वही साइंस सारे आ जाएंगे। दो चीज़ें मैंने करवा दी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आसान ये बताएं, C5a C3 ये जाके मास्ट सेल्स पे दोबारा एक्ट करेंगे, वही पाथवे, और मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज़ करवाएंगे। एक काम, C5a की न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और C3 भी जो होता है ये बनता है कॉम्प्लीमेंट में, ये ऑप्सोनाइजेशन, जो न्यूट्रोफिल अब आ रहे थे, या मैक्रोफेजेस भी पड़े होते हैं, वैसे भी तो मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं हमारे पास, रेजिडेंट मैक्रोफेजेस स्किन के नीचे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो उन्हें खाना तो है मैक्रोफेजेस ने चीज़ों को, तो कैसे खाएंगे? जिस तरह ब्रेड के ऊपर आप लगाते हैं जैम, तो ऑप्सोनाइजेशन के लिए C3 भी है। चीज़ों को मुश्किल नहीं करना हमने सबसे पहले क्या मैंने बताया, मैंने कहा मास सेल डिग्रेनुलेशन। शुरू में तो मैंने बताया था एक ट्रिगर तो ये इन्फेक्शन हो गया, दूसरा ट्रिगर मैंने भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट से प्रोटीन्स आएंगी, वो भी होंगी। फिर मैंने बताया फास्फोलाइपेज A2 एक्टिवेटर, मैंने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन आएंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन भी वही 3 काम करेंगे, परमिलिटी, शर्मिटी और रेडनेस, वार्मथ। लेकिन साथ मैंने ये बता दिया कि फीवर भी करवाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन E2। फिर मैंने कहा प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसिटाइज करेंगे और ब्रेडिनिकाइनिन पेन करवाएगा। फिर मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के काम ये हैं कि C5a कीमोटैक्सिस करवाएगा न्यूट्रोफिल की, C5a3 ये जाके दोबारा न्यूट्रोफिल्स पे, और C3 भी ऑप्सोनाइजेशन। अब आप पूछेंगे ब्रेडिकाइनिन क्या था? देखिए, हमारी बॉडी में ना नॉर्मली प्रोटीन्स वैसे फ्लो कर रहे होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन में कुछ हार्ड प्रोटीन ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे भी देखें, जब ये एंडोथेलिन डैमेज होगी तो सब एंडोथेलिन कोलेजन एक्सपोज होगा, वो एक्सपोज होगा तो फैक्टर 12 आके लगेगा। फैक्टर 12 जब भी आके लगता है तो आपको पता है कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है। कोएगुलेशन एक साथ काम, ये फैक्टर 12 ये क्या करता है कि एक खास होती है प्री कैलिकरिन, उसको एक्टिवेट करता है, वो कैलिकरिन में कन्वर्ट होती है, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेजेंस को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करती है। सिंपल सी बात ये याद रखें, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, आपकी बॉडी इंजर होती है, तो सब एंडोथेलिन कोलेजन एक्सपोज होता है, तो फैक्टर 12 आके लगता है। फैक्टर 12 का एक और काम क्या है? ब्रेडिकाइनिन बनाना। सिंपल सी बात, ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड करता है C1 एस्ट्रेज इनहिबिटर, और C1 इनहिबिटर सॉरी, एंड दूसरी बात हमारे पास है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको डिग्रेड कर देता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को इनहिबिट कर रही है, यानी C1 एस्ट्रेज C1 इनहिबिटर के लेवल कम है बॉडी में, या दूसरी बात यह है कि आप एस्ट्रेज ACI इनहिबिटर्स दे रहे हैं, तो ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट को कफ होगी। बाकी सारे काम ब्रेडिकाइनिन भी हिस्टामिन वाले ही करवाता है हमारे पास। अब हमने ब्रेडिकाइनिन का भी कर लिया। अब हम आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आते हैं 24 आवर्स के बाद। न्यूट्रोफिल्स आए, उन्होंने वही ऑप्सोनाइजेशन की जो C3 भी आया हुआ था, उसको खाया। बाकी मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रोफिल्स कैसे एक्ट करते हैं इलादा सी वीडियो में अगली में इंशाल्लाह। फिर न्यूट्रोफिल्स को बाकी में बताया था, ल्यूकोट्राइन्स में भी, ल्यूकोट्राइन B4 ने भी बताया हुआ था। एक और चीज़ मैं बताऊँगा आपको, जो मैक्रोफेजेस रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 8, वो भी न्यूट्रोफिल्स को बुला लेते हैं अपने पास। वैसे भी डेड टिश्यू पड़ा हुआ तो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास होती है 2 to 3 डेज़ के बाद हमारे पास अगला रिस्पॉन्स आता है कि मैक्रोफेजेस आ जाते हैं उस जगह पे। मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है कि एक तो मैंने बताया डेंड्रिटिक सेल्स क्या करते हैं कि वो जो एंटीजेंस थी उसको प्रेजेंट करेंगे लिम्फ नोड्स तक। एक तो ये डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजेंस को लेके जाएंगे लिम्फ नोड्स के पास, और वहाँ पे लिम्फ नोड्स में स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, B सेल्स भी पड़े हैं, T सेल्स भी पड़े हैं, वहाँ पे जाके उसको एक्टिवेट कर देंगे। और अगर बैक्टीरिया था तो B सेल्स एक्टिवेट, अगर वायरल था तो T सेल्स एक्टिवेट। उसको ज़्यादा से मैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बताऊँगा कैसे B और T सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज़ मैक्रोफेजेस ने क्या करना होता है बॉडी के अंदर कि वो वॉल ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, और फाइब्रोसिस जिसे आप कहते हैं बनाना, एब्सेस बनना, पस बनाते हैं। और दूसरी बात डेंड्रिटिक सेल का काम मैंने बताया, तो मैंने पहले 3 बताए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल्स का अलग वीडियो हम करेंगे। मैक्रोफेजेस का भी काम डिफरेंट यही होता है, एब्सेस बनाना, और माइक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ लेके जाएंगे। आउटकम बड़ी पूछी जाती है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बॉडी में आउटकम क्या है। आपको पता है यहाँ तो रेजोल्यूशन हो जाएगी, वो कैसे होती है, इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, ठीक है। या पस बन सकती है, या एब्सेस बन सकती है, या क्रोनिक की तरफ चली जाएगी। तो ये कुछ पाथवेज इसके होते हैं। बाकी आपने याद रखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कुछ मार्कर्स हैं। एक्यूट फेज रिएक्टेंट में C रिएक्टिव प्रोटीन आ जाता है, फेरेटिन आ जाते हैं, ये रेस हो जाते हैं। दूसरा ESR बेसिकली क्या होता है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ RBCs, जितना जल्दी सेडिमेंट करते जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये कोटिन प्रोटीन्स के साथ और जल्दी सेडिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एग्रीगेट बनते जा रहे हैं उनके, और जितने उनकी शेप अजीब सी होगी, वो अगर सेडिमेंट नहीं होंगे बल्कि उस ट्यूब के अंदर रहेंगे, तो वो हो सकता है सिकल सेल डिजीज़ में ESR ज़्यादा होता है, कम होता है। वैसे ESR इन्फ्लेमेशन में कम हो जाता है। ये कुछ खास पॉइंट्स जो हमने लिंक किए हैं। अभी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह न्यूट्रोफिल्स को डिस्कस करते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हवाले से।